हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएसपी सर की जो बुक आई थी, डीएसपी सर की जो डीएसपी की पाठशाला तरफ से बुक आई थी ना, सक्सेस प्लानर। ये किताब पुरानी हो चुकी है। उस बुक से हम लोग क्या करेंगे ना, साइंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। मैथ में टाइम लग जाता अधिक, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए होंगे ना, तो मैं ये जो डीएसपी सर की जो पाठशाला से जो बुक आई थी ना, उससे मैंने ना मैथ का 15 सेट करवा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चों ने इसे बहुत प्यार दिया है। तो आप जाकर के उसे ना 15 सेट को देख सकते हैं। और मैं अभी जो शिवांगन की तरफ से जो 20 सेट वाला जो बुक आया है, उससे भी मैथ में करवा रहा हूँ, और रीजनिंग का कुछ चैप्टर मैंने करवा दिया, कुछ सेट करवा दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, इस साइंस का हम लोग 15 सेट जो इस किताब में था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, समझा समझा करके बताएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ना ऊष्मा का बुरा चालक है। तो ऊष्मा का बुरा चालक कहने का वही परिचालक मतलब चालक। ठीक है, तो ऊष्मा को कौन कम कंडक्ट करेगा। तो आपको पता है जो भी धातु होते हैं, धातु कहने का मेटल मेटल होते हैं, वो मेटल ना ऊष्मा को बहुत अधिक पास करते हैं। तो ये भी क्या है, मेटल है। ये भी क्या है, मेटल है। यहाँ भी एक मेटल, लेकिन यहाँ पे एक दिख रहा होगा नॉन मेटल टाइप का, है ना, शीशा। शीशा क्या होता है ना, ये ऊष्मा का कम चालन करता है, चालन करता है ना, चालन करता है ये वाला, है ना। शीशा ऊष्मा का चालन कर, देखते हैं गर्म हो जाता है ना धूप में रखते हैं तो, लेकिन बहुत कम करता है। ठीक है, तो ये सब ऊष्मा का चालन अधिक अधिक करते हैं, इसका आंसर शीशा हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे कोई क्वेश्चन सर उस किताब में शामिल नहीं किए हैं, सब प्रीवियस ईयर को शामिल किए हैं। बोला प्रकृति में, अच्छा अच्छा एक मिनट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है। तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स आपको पता होगा ना, जिसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय बल। तो यही न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, जो हमारे किसी भी एटॉम के अंदर में लगता है। ठीक है, तो वही वाला न्यूक्लियर बल, नाभिकीय बल को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट बल कहते हैं। और सबसे कमज़ोर बल कौन होता है, सबसे कमज़ोर बल कौन होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे ना कम होता है, ये सबसे कम होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होगा कि 8 मिनट और कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप 8 मिनट 20 सेकेंड को मिनट में लिखना है आपको, तो इधर 8 मिनट लिख दिए, है ना। और इस 20 मिनट को आप क्या करेंगे, 20 सेकेंड को क्या करेंगे, आप मिनट में चेंज करेंगे ना, तभी तो यहाँ लिख पाएंगे मिनट 8 पॉइंट कुछ करके। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भागा देना पड़ता है। 20 दिया कितना आया, 1/3। इसको जब भागा देंगे ना तो 0.33 करके आएगा। तो 8 पॉइंट ना 3 करके आंसर हमारा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, 8 मिनट 20 सेकंड को 8.2 लिख दिया है। तो ये यहाँ पे गलती किया गया, आंसर यही वाला होगा, लेकिन 8.3 मिनट होता है ना तो बहुत ही सूटेबल होता है। ठीक है, 8.3 मिनट होता तो। ठीक है, कन्वर्जन आप सीख गए होंगे, मैंने सिखाया अभी आपको। नेक्स्ट, प्रस्रवित तरंग की प्रस्रवित तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो प्रस्रवित तरंग जो होती है ना, ये 20,000 हर्ज से ऊपर होता है ना, ये ऊपर होता है। और इधर 20 हर्ज से लेकर के ये यहाँ तक, ये हमारा श्रव्य तरंग होती है ना, लिख ही देते हैं। ठीक है, रुकिए, देखिए जो हमारा 20 हर्ज से कम रहेगा वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं हम लोग, अश्रव्य कहते हैं, उसको नहीं सुन पाते हैं। उसके बाद 20 हर्ज से लेकर के हमारा 20,000 हर्ज तक जो रहेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रव्य ध्वनि कहेंगे, इसको हम लोग सुन पाएंगे। उसके बाद जो 20,000 हर्ज से ऊपर जो चला जाएगा ना, उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्राश्रव्य, मतलब हम लोग सुनने से परे है वो। तो यहाँ पे 20,000 हर्ज कहीं पे दिया गया है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20 किलो हर्ज है, और किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 3 गो जीरो, है ना। यहाँ पर देखिए 20 किलो हर्ज है, तो 20 किलो हर्ज में 3 गो जीरो पड़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 20
हर्ज हो जाएगा। मतलब आंसर कौन वाला होगा, ये वाला आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। 20 हर्ज से ऊपर जो, एक सेकेंड, 20 हर्ज है ना, 20,000 किलो हर्ज से ऊपर, यहाँ पे ऊपर होगा, ठीक है। 20 हर्ज से ऊपर, ये लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। 20 किलो हर्ज से ऊपर ये वाला आंसर होता है, ठीक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक लगता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, हम जो बोले सो ये वाला, या तो 20 किलो हर्ज से ऊपर होना चाहिए, या तो 20,000 और 20,000 हर्ज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, बोला गया 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, इसका संवेग ज्ञात करें। तो संवेग का ना सूत्र होता है, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, है ना, उसको लिखते हैं पी से, और उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हमारा, और वेलोसिटी मतलब वेग, मतलब 6, 18×5 = 60, 18×7 = 78 से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा संवेग, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में, जब हम लोग हल्का सा भीग गए हैं तो कितना होता है ना, कितना। देखिए प्रतिरोध क्या होता है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ इस रास्ता है, और इस रास्ता से ना करंट पास हो रही है, इस रास्ता से क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। तो बीच में अगर कोई चीज़ यहाँ पर आ गया, मान लीजिए आपका हाथ आ गया, तो आपका हाथ करंट को कितना रोक पाएगा, ये जितना ज़्यादा रोकेगा ना उतना ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो देखिए जब आदमी सूखा हुआ पूरा है, भींगा नहीं है, उस टाइम उसका ना प्रतिरोध बताइए, सूखा लकड़ी का प्रतिरोध अधिक रहेगा कि भींगा लकड़ी का। तो सूखा लकड़ी का प्रतिरोध अधिक रहेगा, वो करंट को पास होने नहीं देगा। उस तरह से जब हम लोग भींगे नहीं रहते हैं, शुष्क कहने का मतलब यहाँ पे भींगा हुआ कहा लिखा हुआ है, हम लोग जब सूखा रहते हैं, ठीक है। तो शुष्क में यहाँ पूछा है ना, ठीक है, ठीक है। जब हम लोग सूखा रहते हैं तो हमारा प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो 10⁶ हो जाता है। और जब हम लोग भींगे हैं कुछ कुछ तो हमारा 1000 हो जाता है प्रतिरोध। ये भी ना यूपी का कोई एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। जब अब सीधा देखिए मैं जो बता रहा हूँ, ये अगर कभी हम भींग गए हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जब सूखे हैं पूरा तो 10⁶ को मेगा बोलते हैं, है ना, तो मेगा ओम इसको बोल सकते हैं, मेगा ओम हमारा हो जाएगा प्रतिरोध। अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर दीजिएगा। जल विद्युत पावर स्टेशन में, जल विद्युत पावर स्टेशन में मतलब जहाँ से वाटर से बनता है ना, पानी से जहाँ पे बनता है करंट, पानी से करंट बनता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, देखिए ये बांध से पानी गिर रहा है और यहाँ से टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूमने से क्या होता है, हमारा ऊर्जा पैदा होता है, क्या होता है, ऊर्जा पैदा होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा किससे मिल रहा है, तो ऊर्जा हमको पानी से मिल रहा है ना, जल की गतिज ऊर्जा से यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें ऊर्जा मिल रही है। किससे मिल रही है हमें, जल की जो गतिज ऊर्जा है ना, जल जो गति कर रहा है इधर से आकर के, इसी से हमें ऊर्जा मिल रही है। तो परम ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहाँ पे जल की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, उसका द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए इस आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी परमाणु होता है ना, तत्व होता है, वो ऐसे करके होता है और ऐसे करके होता है, ठीक है। ये क्या छाप दिया, देखिए यहाँ बीच में ना इसको बोलते हैं क्या, हम लोग नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कौन बैठा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घुस करके बैठा होता है। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर रखा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना तेज चक्कर लगाता है ना कि इसका जो भार है ना बहुत कम हो जाता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को तोलेंगे तराजू में तो इसको भार निकालना पड़ेगा ना, तो इसका भार जो होगा ना ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर में आएगा। ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर में भार आएगा। ये इलेक्ट्रॉन बहुत का जो भार रहता है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि घूमते रहता है, घूमने वाला आदमी का भार कम हो जाता है ना। तो इसका भार किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बराबर में होता है, जो अंदर में होता है। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 36 दिया गया है ना, द्रव्यमान कितना दिया गया, 36 दिया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो किसी का परमाणु क्रमांक क्या होता है पता है, तो प्रोटॉन की संख्या होती है। जितना प्रोटॉन उसमें है ना उसी को क्या बोला जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक बोला जाएगा। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 मतलब प्रोटॉन कितना, 17 है। तो यहाँ से आप नहीं निकाल पाइएगा वाला निकाल लीजिएगा, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा।
तो 36 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। तो इसका यहाँ पे 19 हो जाएगा आंसर। उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 19। अब एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा, सबके ऊपर में चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर में प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन बेचारा कुछ जीरो नहीं, इसमें चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रल इसमें होता है ये, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। आगे देखिए, ठीक है। स्वर्ण की शुद्धता कितने कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो स्वर्ण की शुद्धता सबको पता होगा ना, 24 कैरेट में व्यक्त की जाती है ना। शुद्धतम सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट से हम लोग कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते हैं, कोई धातु, कोई मतलब आभूषण नहीं बना सकते हैं, है ना, कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तो इसमें कुछ और जो धातु है ना अशुद्धियाँ मिला दी जाती है, और 22 कैरेट लगभग कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो मार्केट में बेचते हैं इसको कोई कोई आभूषण बना करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 24 कैरेट ही होने वाला है। 40 का बोला जा रहा है उत्कृष्ट धातु को, है ना, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु ना जो किसी से रिएक्शन ना करे, जैसे कि सोना, जैसे कि सोना, सोना जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है किसी से, इसलिए ना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये, है ना। जैसे कि लोहा आपको धरती से निकालना है ना, तो लोहा को बहुत आप साफ करिएगा तब लोहा निकलेगा, लेकिन सोना क्या होता है ना प्रकृति में मुक्त अवस्था में होता है। क्यों, ये किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका आभूषण भी बनवाते हैं। राजा महाराजा इसका आभूषण इसलिए बनवाते हैं क्योंकि बहुत दिन तक चमकते रहता है, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इसको घोलने के लिए ना क्या करना पड़ता है, एक्वा लाना पड़ता है। एक्वा, यहाँ पे लिखा है एक्वा, एक्वा इसको साफ करना पड़ता है। ये एक्वा कैसे बनता है, तो HNO3, ये HNO3 है ना, इसको 3 को लेना पड़ेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl इसको 1 लेना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, तो हमारा ये बन जाएगा एक्वा रेजिया बन जाएगा। HNO3 3 को लेना पड़ेगा, और HCl का 1 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, एक्वा रेजिया। और उसी में उत्कृष्ट धातु क्या होगा, घुलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है, तो LPG में आप याद रखिएगा ना क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अगर यहीं पे CNG पूछ लिया जाता, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है, और इसका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और हिंदी में द्रवीकृत करके होता है, ऐसे करके द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। तो CNG में ना क्या होता है, मीथेन होता है, CNG में क्या होता है, मीथेन होता है। लेकिन हमारा जो ये है ना LPG, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। आगे पूछा गया नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर किसको बोलते हैं पता है ना, तो एक एटॉमिक एनर्जी करके सुने होंगे आप ना, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, उसी को बोलता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में क्या किया जाता है, ये एटॉमिक एनर्जी पैदा की जाती है। तो ये एटॉमिक एनर्जी है ना, एक बार अगर स्टार्ट कर दिया गया ना, तो ये बढ़ते रहता है, कभी रुकता नहीं है ना। इसलिए इसको मंदक के रूप में उसको कम करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का पर्दक ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो विमंदक के रूप में किया जाएगा नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन होता है, भाई हम दिन रात भर क्या लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे अधिक हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है सबसे अधिक, हमारे बॉडी में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं है। बोला गया कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से शीघ्र और अधिक मात्रा में कौन ऊर्जा दे सकता है, तो उसको ना कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ऊर्जा दे सकता है, शीघ्र, है ना, तुरंत दे सकता है, उसको कार्बोहाइड्रेट ही दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, समान ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो इसका ये आंसर आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना, इसका मतलब होता है धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, जो हमारा ब्लड पास होता है ना हमारी धमनी में, ये अवरुद्ध हो जाता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए याद कर लेंगे आप उसे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो हमारा बीटा कोशिकाएं जो है ना, बीटा कैसे लिखते हैं, बीटा हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, इसको बीटा दीपिका कोशिका भी बोलते हैं, या फिर लैंगरहैंस ऐसे करके नाम इसका है। तो बीटा कोशिकाएं से हमारा क्या स्रावित होती है, तो बीटा कोशिका से हमारा इंसुलिन का स्रावन होता है ना। ये मधुमेह आपको पता होगा, मधुमेह इसी से होता है, डायबिटीज़ इसी से होता है, ठीक है, इंसुलिन के कारण से ही, अधिकता के कारण से ही। निम्नलिखित में से 3R है ना, आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग ना 5-6 क्लास में बहुत पढ़ते थे, आपदा प्रबंधन में शायद ना, हाँ बताइएगा अगर आपको याद होगा, तो आपदा प्रबंधन में ही पढ़ते थे ना, कौन क्लास में था। तो आर का मतलब क्या होता है, रीयूज़, है ना, जितना हो सके हम लोग कम यूज़ करें, उसके बाद उसको फिर यूज़ कर लें, और जब फिर यूज़ कर लेना तो कोई कंपनी को बेच दें ताकि वो फिर से उसका यूज़ कर ले। जैसे कॉपी को आप पूरा पढ़िए, है ना,
कॉपी को पूरा यूज़ करिए, जब ख़राब हो जाएगा तो उसको क्या करिए, बेच दीजिए। तो जो बेच लेने वाला आता है ना, उसको फिर से एक नया कॉपी बनाता है उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। अगर हम लोग घर में फेंक देंगे ना, तो उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिसाइकल इसी को बोलते हैं कि फिर से उसको नया कर लेना, फिर से उसको नया कर लेना। ठीक है। 48 निम्नलिखित में से कौन सी मच्छी जो है ना, ये निरापाद फैलाती है, निद्रालु फैलाती है, मतलब ना ये नींद वाला बीमारी फैलाती है, नींद वाला। तो सीसी मक्खी जो है सीसी याद लग रहा होगा, सीसी हमें नींद लग रहा है ना, इसी का नाम है ये। तो सीसी मक्खी क्या करती है, ये नींद वाला बीमारी फैलाती है। त्वचा पर बाल, हमारे त्वचा पर जो बाल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, तो ये एपिडर्मिस कोशिकाओं पे होते हैं। ये कैसे होते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस नहीं डर्मिस। ठीक है, कैसे होते हैं ये, डर्मिस। इसी डर्मिस को ना हिंदी में बोलते हैं चर्मी, है ना, क्या बोलते हैं, चर्मी। ये चर्मी होते हैं, ये कैसे होते हैं, चर्मी होते हैं। और आपको पता होगा जो हमारा बाल बना होता है, त्वचा पर बाल, ये मृत कोशिका का बना होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं, ये चर्मी होते हैं और मृत कोशिका हो जाता है। इसमें अगर आपको छांटने में एग्जाम में अगर आप नहीं आपको पता है आंसर, तो क्या करेंगे आप, देखिए बाल क्या होता है हमारा, मृत होता है। तो यहाँ पे मृत है और यहाँ पे मृत है, ये दोनों तो गलत ही हो गया। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, ये कैसे होते हैं, डर्मिस होते हैं यानी चर्मी होते हैं। कैसे होते हैं, चर्मी होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो आपको सबको पता होगा, समुद्र में क्या होता है, बहुत सारा नमक होता है, और नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन। इस कारण से जो समुद्री खरपतवार है उसमें क्या पाया जाएगा, तो आयोडीन पाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर अच्छा लगा, और आगे आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा सर कि कंप्लीट करवा दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, 15 आपका वीडियोस 15 सेट है ना, तो 15 वीडियो आपको ला करके देंगे। उसके आगे जो हमारे पास ये शिवांगन का बुक है, तो इससे भी आपको हम 20 सेट करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, कमेंट करिएगा, आप ही के कमेंट का इंतजार रहेगा, और लाइक और शेयर का ही इंतजार रहता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में। और अगर आप मैथ्स में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो मैथ्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे, है ना। हमारा चैनल मैथ के लिए ही फेमस है। ठीक है, बाकी ये सब आपका हेल्प के लिए कर देते हैं हम। चलिए मिलते हैं